हेलो बच्चों, क्या हाल है। अगर आपको जीएस बहुत ही अच्छा करना है तो आप हमारे रेगुलर चैनल से जुड़ें जिसका नाम है ब्रेन्स जीएस। अगर आप आईएएस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे, आईएएस, पीसीएस, लोअर, आरओ या जीएस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस के साथ जुड़ें और अपनी जो जीएस है उसमें आप एक्सपर्ट बने और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको जो है पास आउट करें। ठीक है, तो आज उसी श्रृंखला में जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो आपने देखा होगा, मध्यकालीन भारत यानी कि हिस्ट्री टॉपिक को हम ले रहे हैं। बारी बारी से कई सारे वीडियो आपको मिले हैं, नेक्स्ट भी मिलेंगे। आज हम उसी टॉपिक में से एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा कि तुर्कों से जो हमारी जो राजपूत सेना थी वो संख्या बल में तो उनसे बड़ी होती थी, लेकिन जो है परिणाम उनके पक्ष में जाता था। या इसके कारण क्या था? क्या शक्तिशाली महानता में कोई कमी थी या युद्ध की रणनीति में कोई कमी थी? आज हम वही सारी चीज़ें पता करेंगे कि क्या कारण था कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना से हार गए, या गहलवाड़ शासक जो है जयचंद वो मोहम्मद गोरी से हार गया। ये अपने आप में बहुत सारी उपाधियां, बहुत शक्तिशाली शासक माने जाते थे, लेकिन क्या हुआ जब युद्ध हुआ, तुर्कों से मुकाबला हुआ तो रिजल्ट जो है उनके फेवर में गया, जीत नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं रणनीति में ही इसका आज हम समझेंगे कि रणनीति क्या थी या क्या होनी चाहिए थी, और इसको हम समझेंगे कि तुर्कों की युद्ध रणनीति, राजपूतों की युद्ध रणनीति में अंतर क्या था और वो विजयी कैसे हो जाते थे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है तुर्क विजय के कारण या राजपूत पराजय के कारण। ठीक है, तो देखेंगे कि आप इसको अगर पराजय को जो एक दो शब्दों में अगर समझना चाहें तो उसके पीछे के जो कारण हैं वो थी युद्ध की रणनीति। भारतीय जो राजपूत सेना थी उसकी जो है एक प्लानिंग अपने आप में अलग थी। ठीक है, और आपको भी मालूम होगा कि जो हमारे राजपूत सैनिक हैं या प्राचीन भारत से जो हमारे यहाँ परंपरा युद्ध की रणनीति की रही है वो एक साथ अटैक करती थी सेना, और जिसमें मुख्य रोल जो होता था हाथियों का इस्तेमाल होता था। लेकिन तुर्क जो आक्रमणकारी रहे हैं उनका जो मेन आक्रमण में जो यूज करते थे वो घोड़े था। तो सबसे पहला वेरिएशन तो यही है, बाकी हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो किस तरीके से अपनी आर्मी को सजाते थे। सपोज करिए आज हम लोग जो देखेंगे कि जो ये आप देखेंगे किसकी सेना है? भारत की सेना है, राजपूतों की सेना है, जो इस रोल में आपको दिखाई देती है कि एक झुंड के रूप में इकट्ठी है। करीब करीब आप मान के चलिए कि करीब करीब सेना जो है 1 लाख सैनिक हैं। ठीक है, दूसरा जो तुर्कों की सेना की जो प्लानिंग थी वो इनके नाम भी हैं। तो गलमा या मेमना या इसका कहा जाता था। कल्प, खल्प,
सराया या तिलाया, ठीक है। इसको मुकदमा भी कहा जाता था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेना है, ये कुछ ये डिस्टेंस पे खड़ी होती थी। ये सपोज करिए यहाँ पे जो है ये 1 लाख की सेना है, और ये जो दुश्मन की सेना है यानी कि तुर्कों की सेना, यानी कि मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी वगैरह की अगर सेना देखेंगे तो मान लीजिए 50,000 की सेना है। तो 50,000 की सेना को उसने किस तरीके से सजाया था। जैसे सेंटर में तो आप देखेंगे कि 20,000 की सेना है। कितनी है? 20,000। फिर कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है सैनिक रहती थी, एक टुकड़ी रहती थी। तो 5,000 सैनिक ये टुकड़ी है। कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है 5,000 की, ठीक है, 5,000। फिर उसके पीछे, इस सेना के पीछे बीच बीच में सैनिक लगे होते थे जो इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो 5,000 की ये, 5,000 की ये पहले जो है भारत की उधर सेना, राजपूतों की सेना जो है आप देखेंगे यहाँ पे है, सेंटर पे आ गई। फिर ये भी सेना जो है यहाँ पे सेंटर, दोनों में जो है घमासान युद्ध होता है, दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर जो भी कमांडर होता है उनके मैसेज का इंतजार किया जाता है कि यहाँ से के बाद उनको मैसेज भेजा जाता है इस टुकड़ी को आक्रमण करने के लिए। तो ये 5,000 की टुकड़ी जो है घूम के पीछे से आक्रमण कर एक कुछ किलोमीटर तो के, और ये करीब किलोमीटर में ऐसे होता है कि जैसे दुश्मन की सेना जो है एकदम से भांप ना पाए कि सेना की ये टुकड़ी खड़ी है कि नहीं है। कुछ झरोखों में कुछ छिपी हुई सी रहती थी और एकदम से दिखाई ना दे। फिर यहाँ तक तो साथ जाते थे, फिर हिस्से में डिवाइड हो जाते थे, कुछ इधर से घूम के इधर, यानी कि घूम के अटैक करते थे पीछे की तरफ से। यही जो है यहाँ पे भी था कि जो सेना ये है एक साथ तो यहाँ तक जाते थे, इसके साथ साथ ये पीछे से आक्रमण करते थे, ये टुकड़ी पीछे से आक्रमण करती थी, ठीक है। फिर जब जैसे इधर की टुकड़ी को इशारा होता था तो वो यहाँ तक तो जाती थी, फिर ये पीछे से अटैक करती थी, वे पीछे से अटैक करती थी। फिर ये टुकड़ी जो है इधर से जाती थी, यानी कि पीछे से अटैक करती थी। यानी कि जो भारत की सेना है लगातार युद्ध कर रही है, तो जब परिणाम जो है लंबा चल रहा हो तो वहाँ पे देखेंगे 2-4 घंटे हो गए, तो ये जो भारतीय सैनिक हैं वो लगातार युद्ध कर रहे होते हैं और थक चुके होते हैं। इधर जो तुर्कों की जो सेना है, जो कुछ समय के बाद जो है 1 घंटा 2 घंटा वो कमांडर के ऊपर पड़ता है कि वो अटैक करने के लिए बोलता है। तो क्या होता है कि वो रेस्ट की हुई होती है, सताई हुई सेना होती है, तो वो अपने जो है बलपूर्वक जो है वहाँ पे अटैक करती थी, ठीक है। फिर उसके पीछे देखेंगे आप कि 5,000 सैनिक रिजर्व एक टुकड़ी पीछे खड़ी हुई है। जब जरूरत पड़ती थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था और इसको अटैक करने के लिए तो तेज रफ्तार से जो है अटैक करती थी। उसके पीछे जो है सराया ए तिलाया, यहाँ पर भी जो है 2,500-3 हज़ार से लेके 5,000, मतलब जो कमांडर के ऊपर है कि कितनी सेना रखनी है। वैसे ये टुकड़ी अब जरूरी नहीं 5,000 की हो, वहाँ पे कम भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी, डिपेंड करता था कि जो सामने वाले जो राजपूत सैनिक की सेना है, राजपूत जो राजा की सेना है वो कितनी बड़ी है, कितने शक्तिशाली है, उसी हिसाब से तुर्कों की जो युद्ध की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग होती। तो ये जो सबसे पीछे है, तो यहाँ पे मान लीजिए 5,000 के सैनिक हैं, इसका काम ये है कि शायद युद्ध कई दिनों तक चले, तो इसके साथ पूरा टेंट, साज सामान, रसद, खाद्य सामग्री, कहीं भाई उसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इस टुकड़ी के साथ होता था। साथ में जो है सैनिक भी रिजर्व रहते थे। कोई दुश्मन पीछे से तो नहीं आ रहा है, जैसे इनके जो है पीछे घूम के आक्रमण करते थे, ये पीछे से निगरानी भी करते थे। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है वो अरबों की रहती, यानी कि तुर्कों की रहती थी। और ये ही एक प्लानिंग जो थी जिसमें भारत के जो है राजपूत सैनिक, राजपूत शासक, यानी कि आप पृथ्वीराज चौहान को ले लीजिए, महाराणा प्रताप को ले लिए, या घेड़वाल शासक जयचंद को ले लिए, और कई और भी आक्रमण आप देखेंगे आगे
जो जितने जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ है, अभी क्लास जो ली हुई है, तो ये सारे पराजित हुए। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप ने तो जो एक अपनी युद्ध कला डेवलप की हुई थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली जिसे कहा जाता है। तो आपको भी मालूम है कि महाराणा प्रताप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये युद्धाभ्यास तो में सफलता मिली, जैसे ही महाराणा प्रताप का मुकाबला मैदानी क्षेत्र में हुआ तो ये छापामार युद्ध प्रणाली सफल नहीं हुई है। यही युद्ध प्रणाली जो है शिवाजी ने अपनाई हुई थी औरंगजेब के खिलाफ। उसमें भी शिवाजी को जो पहाड़ी पठारी क्षेत्र था वहाँ तो सफलता मिल गई, जैसे ही मैदानी क्षेत्र पड़ता था तो वहाँ पे ये इसकी कामयाबी नहीं मिली। उसका रीज़न यही है कि किसी दुश्मन पर अटैक इन्होंने किया छापामार युद्ध प्रणाली में या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में, और रिजल्ट अपने पक्ष में ना देख फिर वो जो है पहाड़ों में छिप जाते थे। दुश्मन को जैसे ही लगा कि नहीं वो सैनिक भाग गए हैं, और कुछ ही पल के बाद या कुछ ही घंटे के बाद जो है पुनः उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता था, और इसलिए दुश्मन जो है पराजित हो जाता था। तो ये सफलता गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में ही कामयाबी रही। इसीलिए जो है आप देखेंगे शिवाजी ने औरंगजेब को नाकों चने चबाए, वो इसी प्रणाली के उसमें। और यही जो है महाराणा प्रताप ने भी अपनाए, बहुत सारे भारतीय राजाओं को पराजित किया, लेकिन जब तुर्कों से मुकाबला हुआ, मुगलों से मुकाबला हुआ, तो महाराणा प्रताप की ये युद्ध रणनीति कामयाब नहीं हुई, और ख़ासकर मैदानी क्षेत्रों में। तो ये एक प्लानिंग थी तुर्कों की युद्धाभ्यास। यही इसीलिए देखेंगे कि जो बाबर ने एक बुक लिखी है बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी, जो तुर्की भाषा में है, उसमें इसमें इस चीज़ का वर्णन किया है कि भारतीय लड़ना नहीं मरना जानते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भारत की राजपूतों की सेना होती थी, कोई खास प्लानिंग नहीं थी, और वहाँ पे कह दिया जाता था शासक की तरफ से या जो भी सैन्य का नेतृत्व कर रहा है कि आक्रमण, तो सारी सेना जो है एकदम से भाग खड़ी होती थी अटैक करने के लिए, और विशेष प्लानिंग ना होने की वजह से जो है भारतीय राजपूतों की सेना पराजित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इस भारत वर्तमान में, अगर आधुनिक भारत में देखेंगे कि भारत ने इसकी एक सीख मिली। आप आज वर्तमान में देखेंगे कि भारत कई सारे देशों से युद्धाभ्यास करता है, चाहे वायु अभ्यास हो, चाहे नेवी वाला हो, है ना, चाहे सैन्य अभ्यास हो। तो ये सारे समय समय पर हर साल होते हैं। यही सीख कि उस समय के जो हमारे राजा थे, राजपूत थे, जो दुश्मनों से पराजित हो जाते थे, उन्होंने कभी कोई चीज़ या युद्ध अभ्यास, युद्ध कला सीखने का प्रयास नहीं किया। सीखने का प्रयास, सीखने का अगर प्रयास करते तो आपको मालूम है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर जो है लगातार युद्ध जीत रहा था, तो उसकी भी विजय के पीछे अगर देखेंगे तो युद्ध कला, युद्ध अभ्यास था, जिसकी वजह से वो सफलता प्राप्त कर रहा था। ठीक है, अगर चाहते तो उससे भी सीख सकते थे, लेकिन अहंकार बस जो है बाहर से सीखा नहीं। वर्तमान में जो देखेंगे हमारी जो आर्मी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे चीन ही हो, अफ़गानिस्तान से लेके मतलब हर जो भी देश हैं जिनसे समझौता है युद्धाभ्यास का, तो सरकार के हमारी जो आर्मी है युद्धाभ्यास करती है। अभी आप देखेंगे धर्म गार्जियन शुरू हुआ है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास पिछले ही महीने स्टार्ट हुआ है, और किसके साथ? जापान के साथ। तो और इंडोनेशिया के साथ, श्रीलंका के साथ, सिंगापुर के साथ आप देखेंगे एक मिलन युद्धाभ्यास अभी शुरू हुआ पिछले साल। तो ये हर महीने किसी ना किसी देश के साथ युद्धाभ्यास होते हैं। प्लानिंग की उसमें टेक्निक ली जाती है, हासिल की जाती है कि भारत प्राचीन समय में, मध्यकालीन भारत में जो है जिन मुसीबतों को सामना किया था वर्तमान में ना हो। तो इसीलिए जो है बाहर के देशों ने क्या है युद्धाभ्यास में टेक्निक डेवलप हुई है वो हमें सीखने को मिले, हमारे सैनिकों को सीखने को मिले, और इंडियन आर्मी जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मी बने। तो ये एक सीख है
वो पीछे के समय के स्टडी करने के बाद सीख मिली और भारत जो है समय समय पर विभिन्न देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल ब्रेन्स जीएस को ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को, अपनी जीएस को जो है एक नए आयाम दें और बेहतरीन करके दिखाएं एंड रिजल्ट को पॉजिटिव अपनाएं। देन ठीक है, ओके बाय।